गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही कॉमन टॉपिक जो कि 8th क्लास में भी पढ़ा जाता है और 12th क्लास में भी पढ़ा जाता है, यानी कि 8 टू 12 क्लास। और इसके अलावा जेई क्लासेस के लिए भी इसको हम तैयार करते हैं, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक। तो बच्चे, स्टैटिस्टिक होता क्या है? एक्चुअली ये एक ऐसा है जिसको हम ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं। और इसके अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करते हैं, आइए देखते हैं। स्टैटिस्टिक डील इन, ये किस किस में डील्स करता है? डील करता है ये डेटा कलेक्शन में, ये डील करता है डाटा को ऑर्गेनाइज करने में, ये डील करता है डाटा को एनालाइज करने में, ये डील करता है डाटा को इंटरप्रेट करने में। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है ये हम सारे के सारे स्टैटिस्टिक में कवर करते हैं। हम पहले बात करते हैं डाटा की। अब जो ये डेटा है होता क्या है बेसिकली, ये पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर फिगर से रिलेटेड, किसी पर्टिकुलर नंबर से रिलेटेड या किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन कलेक्शन है। ठीक है, और ये जो डेटा है ये हमारा बेसिकली टू टाइप्स का होता है। नंबर वन, प्राइमरी डेटा। सेकंड, सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है? तो बच्चे, अगर मान लीजिए मुझे किसी चीज की इन्वेंशन करनी है, मुझे कोई टारगेट अचीव करना है, या मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी ऑब्जर्वेशन के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन अगर मैं खुद, यानी कि आई आई कलेक्ट माई सेल्फ ऑल द इंफॉर्मेशन, दैट इंफॉर्मेशन इज प्राइमरी डेटा। गॉट इट? यानी कि मैंने अपने एफर्ट से उसको इकट्ठा कर लिया अपने पर्पज के लिए, यू कैन से दैट इज प्राइमरी डेटा। अब मैंने वो इंफॉर्मेशन यूज कर ली और मैंने ऐसे ही छोड़ दी। ठीक है, अब उसी इंफॉर्मेशन को अगर थर्ड पर्सन या कोई मेरा क्लिक है या कोई और उसकी इंफॉर्मेशन को यूज करता है, तो वो डेटा, वो कलेक्टेड इंफॉर्मेशन उस थर्ड पर्सन के लिए क्या है? वो सेकेंडरी डेटा है। क्या है वो? सेकेंडरी डेटा है। तो क्लियर होगी बात? अब हम बात करते हैं इसी डेटा के आगे की। डेटा आपको पता लग गया टू टाइप्स का है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इस डाटा को आप चेक कैसे करेंगे कि किस कैटेगरी का है? यानी कि कैटेगरी हमारे पास टू टाइप की होती है डाटा से रिलेटेड, एक अनग्रुप्ड, दूसरा ग्रुप्ड। अनग्रुप्ड का मतलब है इंडिविजुअल वैल्यू, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल उसका जो फीडबैक कह लीजिए, कुछ भी आप माने, इंडिविजुअल रिपोर्ट अगर आपके पास आती है तो दैट इज अनग्रुप्ड। अब इंडिविजुअल का मतलब है, अगर मैं क्लास में बच्चों का रिजल्ट पूछना चाहता हूं, अलग अलग खड़ा कर दिया रैंडमली, मैंने ए को खड़ा कर दिया, उसने अपने मार्क्स बता दिए, बी को खड़ा कर दिया, एच को खड़ा कर दिया, डी को खड़ा कर दिया, इस तरह से सबने अपनी अपनी अलग अलग इंफॉर्मेशन मुझसे शेयर कर ली, तो वो क्या है? इंडिविजुअल वैल्यू है, इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन है। दैट कलेक्शन इज अनग्रुप्ड डेटा। गॉट इट? अब उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप डेटा की। अब ग्रुप डेटा की, सपोज करो टीचर ने आपकी नोटबुक चेक कर दी, आपका भाई टेस्ट लिया, उसको चेक करने के बाद उसने क्या किया, आपको पनिश करना है या रिवार्ड करना है, तो वो क्या करता है? भाई 0 से 10 मार्क्स जिसके, वो बच्चे खड़े हो जाओ। सबको पता है कि किसके कितने हैं, तो 0 से 10 के बीच में सपोज करो 5 बच्चे खड़े हो गए। ठीक है, उसके बाद 10 to 20, उसमें 2 स्टूडेंट खड़े हो गए। ठीक है, 20 to 30 8 स्टूडेंट खड़े हो गए, 30 to 40 10 खड़े हो गए। तो इस तरह से आपने देखा कि उन्होंने जो अनाउंसमेंट की वो कैसे करी? ग्रुप वाइज करी। तो इस तरह का जो डेटा है वो आपका ग्रुप डेटा है। गॉट इट? अब उसमें जो उस ग्रुप वाइज जो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट आए, वो क्या है? वो आपकी फ्रीक्वेंसी, वो आपकी क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो बच्चे, इस फॉर्मेट में आपको स्टेटिस्टिक के क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्टेटिस्टिक की। आपने स्टेटिस्टिक को पढ़ लिया कि किस किस में डील करते हैं, कलेक्शन में, ऑर्गेनाइजिंग में, एनालाइजिंग में और इंटरप्रिटेशन में। अब कलेक्शन के बारे में मैंने बता दिया। ऑर्गेनाइज, भाई मैंने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, मैं उसको अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने टारगेट के अकॉर्डिंग, अपने स्पेसिफिक गोल के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करूंगा, उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जब मैंने उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया, अरेंज कर दिया, तो फिर मैं ये चेक करता हूं कि ये मेरे लिए कितना यूजफुल रहेगा, यानी कि फिजिबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट, नंबर ऑफ फिजिबिलिटी या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है उसकी कि वो मेरे गोल को अचीव कराएगा।
that is analyzing. Clear? After completing first, second, third step, now it's the final step to present the information, present the output, that is interpretation. क्लियर होगी बात? तो ये सारी की सारी चीजें स्टैटिस्टिक डील करता है। अब उसके बाद टाइप ऑफ स्टैटिस्टिक, हमारे पास स्टेट की दो टाइप हैं। नंबर वन न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, सेकंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब नंबर रिप्रेजेंटेशन न्यूमेरिकल में क्या आएगा? सेंट्रल टेंडेंसी आती है। नंबरिंग में आपका नंबर में क्या क्या आता है? सेंट्रल टेंडेंसी आती है। और पिक्टोरियल में क्या आएगा? जैसे कि नाम से पता है, किसी भी वैल्यू को, किसी भी स्टेटस को, किसी भी परफॉर्मेंस को आप अगर पिक्टोरियल मोड में दिखाना चाहते हैं तो क्या होगा? या तो आप बार ग्राफ बनाएंगे उसका, या उसको पाई चार्ट से शो करेंगे। आप अगर देखें, अगर हम मोस्ट ऑफ किसी भी डेटा की अगर पिक्चर देखें तो आप टीवी में न्यूज भी देखते हैं, चाहे वो आपका किसी भी इंडस्ट्री का ग्रोथ का देख लीजिए, फ्यूल कंजप्शन का देख लीजिए, या और किसी भी तरह की अगर हमें रिपोर्ट चाहिए कंक्लूडेड फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा स्क्रीन नहीं होता कि हम 100 पेजेस को एक साथ देख सकें, तो उसको ब्रीफ मोड में क्या करते हैं? ग्राफिकल मोड में रिप्रेजेंट करते हैं। आइदर वो पाई चार्ट, पाई के रूप में दिखाएंगे, ठीक है, या यूं कह लीजिए भाई, आप जैसे बजट की बात करता हूं मैं, जब भी आपको बजट दिखाया जाता है तो वो पाई चार्ट के फॉर्म में दिखाया जाता है कि इतना परसेंट आउट ऑफ 100 हमने एजुकेशन पे, इतना परसेंट हमने फोर्स पे, इतना परसेंट हमने सोशल वेलफेयर में, इतना परसेंट वहां पे, इतना परसेंट मेडिकल, वटेवर, वो सारे के सारे सेक्टर वहां पर ब्रीफ में दिखाए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड पाई चार्ट। सेम ऐसे ही बार और हिस्टोग्राम, ये आपके पिलर्स के फॉर्म में दिखाए जाते हैं। वर्टिकल पिलर्स को खड़ा किया जाता है, बार ग्राफ में पिलर्स के बीच में गैप होता है, जबकि हिस्टोग्राम में क्या है कि वो गैप नहीं, वो एक दूसरे के साथ कॉमन एडजेसेंट साइड को लेकर बनाया जाता है। इनका ना फायदा ये होता है कि हम मल्टी फंक्शंस को हम एक साथ ग्राफ में दिखा सकते हैं, मल्टी इवेंट को एक साथ ग्राफ में दिखा सकते हैं। गॉट इट? अब हम बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी की, जो कि मेन पार्ट है आपका। ये जो बार ग्राफ है, ये एक्चुअली क्या है कि डाटा हैंडलिंग के नाम से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टैटिस्टिक का दूसरा नाम क्या है? डेटा हैंडलिंग। ये मोस्ट ऑफ 6th टर्म आपको मिल जाएगा, 6th क्लास में भी आपको डेटा हैंडलिंग मिलेगा, 8th में भी मिल सकता है, या कहीं कहीं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसमें एड ऑन करके वहां पर स्टैटिस्टिक लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे हम सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या कवर कर रहे हैं, देखिए। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम मीन, जिसको आप एवरेज के नाम से भी जानते हो, एवरेज का मतलब क्या है? अप्रोक्स वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। मीन का मतलब क्या है? मिड पॉइंट, लेकिन वो क्या है? अप्रोक्स मिड पॉइंट है, एग्जैक्ट मिड पॉइंट नहीं है, जिसको आप एवरेज भी बोलते हो। उसके बाद है मोड। अब मोड क्या होता है? मोड एक ऐसी वैल्यू होती है जो पूरे ग्रुप के अंदर आपको सबसे ज्यादा रिपीटेशन शो करती है, या यूं कह लीजिए एक ऐसी वैल्यू जिसकी मैक्सिमम रिपीटेशन है एक पर्टिकुलर ग्रुप में। और इसको आप क्या समझेंगे? अगर किसी ग्रुप में किसी वैल्यू की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो वो वैल्यू आपकी मोड होगी। सपोज मैंने 1 to 20 बच्चों का एग्जाम लिया, उसमें जो मार्क्स देखे मैंने, ऑन एवरेज 10 मार्क्स ने 20 में से 13 बच्चों के, 13 बच्चों ने 10 मार्क्स स्कोर किए, बाकी ने अप एंड डाउन किए। तो जो आप देखोगे जो 10 मार्क्स है वो कितने बच्चों के आए, और 13 मार्क्स कितने के आए? 10 के, या 10 के कितने आए? 13 आए, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी, तो वो वैल्यू उसकी मोड होगी। अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन क्या होता है? एग्जैक्ट मिड पॉइंट होता है। मीडियन क्या होता है? एग्जैक्ट मिड पॉइंट, नाइदर लेस नॉर ग्रेटर। इट मींस सपोज करो मेरे पास क्या है कि भाई 5 वैल्यूज हैं, मुझे इसकी मिड वैल्यू निकालनी है, तो 5 में क्या करेंगे? 2 लेफ्ट में छोड़ दिया, 2 राइट में छोड़ दिया, जो सेंटर की वैल्यू बच गई दैट इज द एग्जैक्ट मिड पॉइंट। गॉट इट? तो इसके अंदर भी तो हमारा पार्टीशन है। क्यों? क्योंकि भाई वैल्यू जरूरी नहीं कि हर वक्त आपको ऑड फॉर्म में मिले, इवन भी मिल सकती है। अभी मैंने एग्जांपल लिया 5 का, दैट इज ऑड। अगर वैल्यू 4 होती तो क्या होता? तो उसमें हम क्या करते हैं, उसका एक अलग फॉर्मूला है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो उनकी दो मिड की 2 वैल्यूज है उनको हम ऐड करके हाफ कर देते हैं, वहां से आपका मिड पॉइंट आ जाएगा, वो आपका इवन के लिए होगा।
बाकी ये सारी चीजें मैं आपको वर्बल बता रहा हूँ। नेक्स्ट अभी थोड़ी देर में इन सब के ना फॉर्मूलों को मैं डिस्कस करूंगा, फॉर्मूला के बेस पे फिर आपको एग्जांपल कराऊंगा, उससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? बेसिकली अभी हमने आपको जो मीन बताया, उस मीन में हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड करते हैं, तो वहां से मीन आ जाता है, एवरेज आ जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्रिक मीन में क्या करते हैं, हम उसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखते हैं। मीन जो सिंपल मीन है उसमें तो हम एडिशन फॉर्म में लिखते हैं, इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखते हैं। नंबर ऑफ जितने भी एलिमेंट है उसको एज ए वनथ पावर करके उसको यूज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सपोज मेरे पास 2 वैल्यूज हैं, तो उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, दोनों वैल्यू की मल्टीप्लाई करके उसका 1/2 पावर कर देंगे, क्योंकि दो ही वैल्यू है। अगर वैल्यू 3 होती तो तीनों को मल्टीप्लाई करके उसकी पावर 1/3 कर देते, 1/3 कर देते। 4 वैल्यू होती तो 4 को मल्टीप्लाई करके उसकी होल पावर 1/4 करते। अगर n वैल्यूज है तो n वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके उसकी पावर 1/n कर देंगे। तो यहां से इस मेथड से आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। अब फिर बात करते हैं हार्मोनिक मीन की। हार्मोनिक मीन क्या होता है? ये जस्ट आपका मीन का रिवर्स होता है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। तो इसके बाद आप इसकी थोड़ी सी बेसिक जो फॉर्मुलेशन है वो देखेंगे, फिर उसके बाद बेस्ड ऑन एग्जांपल देखेंगे। तो मीन के बारे में देखते हैं। मीन क्या है? अगर मैं फॉर्मुलेशन के फॉर्म में देखूं तो यहाँ पे क्या है, अगर अनग्रुप डेटा दे रखा है तो x1 x2 x3 x4 x5 अप टू xn, ये मेरे क्या है, इंडिविजुअल वैल्यूज है। उनको मैंने क्या करना है, पहले सम करना है, और जितने आपके ऑब्जर्वेशन है, जितनी वैल्यूज है उनके सम से उसको उसके नंबर से उसको डिवाइड कर देना। सपोज मैंने 10 वैल्यूज ली, उस 10 वैल्यू का मीन चाहिए, तो यहाँ पे 10 वैल्यूज को सम करूंगा और उस नीचे 10 से डिवाइड कर दूंगा, जो वहां से आंसर आएगा दैट इज एवरेज, दैट इज मीन। और मीन को हम बेसिकली बार से डिनोट करते हैं। वो डेटा आपका अगर x का है तो x बार आ जाएगा, y है तो y बार आ जाएगा, n है तो n बार आ जाएगा। क्लियर? अब इसको मैं अगर समेशन की फॉर्म में लिखना चाहूं, थोड़ा सा कंक्लूड करके लिखना चाहूं, फॉर्मूला बना के लिखूं, तो क्या होगा, x बार इज इक्वल टू साइन ऑफ समेशन i इज इक्वल टू, i यहां पर क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 से लेकर कहां तक जाएगा, n तक। किसका? x का, x i हम यहां लिख देते हैं, यानी कि मैंने i की जगह 1 लिख दिया, ठीक है। ये फर्स्ट वैल्यू आएगी, फिर i की जगह 2 लिख दिया तो 2 आएगी, 3 आई 4, और ये n आपका नीचे है, इसको मैंने समराइज करके ऐसे लिख दिया। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लीजिए अनग्रुप्ड डेटा में अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, आप जब इस वैल्यू को जोड़ रहे हो ना, ऐड कर रहे हो, तो बार बार अगर कोई वैल्यू आ रही है तो उसको हम इकट्ठा लिखते हैं, अरेंज करके। पहले पहले उसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। यू कैन से इधर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, हम उसमें करते हैं और उसको यहां पे लिख के और फिर उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो आप थोड़ा सा उसको शॉर्टकट करने के लिए क्या करेंगे, सपोज मैंने देखा कि x1 जो वैल्यू है वो कई बार आई हुई है, तो उसको मैंने क्या किया, x1 को जितनी बार आया उससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर x2 को देखा कितनी बार आया वो कर दिया, फिर x3 को देखा कितनी बार आया, इस तरह से सब का करके थोड़ा सा ये समराइज हो जाएगा, ठीक है। और इसको इकट्ठा करके मैंने सोल्व कर दिया, और वही प्रोसीजर कि जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कह लीजिए या नंबर ऑफ डेटा के लिए, बात वही है। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या टोटल ऑब्जर्वेशन दोनों सेम है, तो इन सब हमने डिवाइड कर दिया, तो आपका यहां से आंसर आ गया। इसको ऐसे फॉर्मुलेट कर दिया। अब अगर इसको मुझे शॉर्टकट लिखना पड़ जाए, अगर शॉर्टकट मेथड से अगर इसको सोल्व करना पड़ जाए, तो इसको मैं नेक्स्ट बताऊंगा, क्योंकि अभी स्पेस कम है बोर्ड पे, तो वो आपका थोड़ा सा इससे भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं मीडियन। अब मीडियन जब अगर डाटा अनग्रुप्ड है तो क्या हुआ, मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी। वो जो डाटा है आपका, डेटा आपका ऑड भी आ सकता है और इवन भी आ सकता है। अगर ऑड आता है तो उसमें क्या करते हैं, गिवन डेटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 nth टर्म, यानी कि क्या होगा, अगर मान लीजिए मेरे पास अगर 5 की वैल्यू है, 5 ऑब्जर्वेशंस हैं और मुझे उसका
मीडियन निकालना है तो 5 का वैसे वर्बल तो मैंने आपको बता दिया था, 2 उधर छोड़ दिया, 2 उधर छोड़ दिया, सेंटर की वैल्यू आपकी मीडियन होगा। लेकिन अगर उसको फॉर्मुलेट करें तो क्या होगा, 5 + 1 क्या हो गया 6, 6/2 3, यानी कि थर्ड टर्म जो होगी वो आपका मीडियन होगा। क्या होगा वो, थर्ड टर्म मीडियन होगा। क्लियर। अगर ये इवन दे रखा है, 5 की जगह अगर 4 देता तो फिर क्या होता है, n/2, 4/2 दैट इज 2, यानी कि सेकंड टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म, सेकंड के बाद कौन सी आती है, थर्ड, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, वो आपका मीडियन आ जाएगा। किसके लिए, जब आपके ऑब्जर्वेशन इवन नंबर में। क्लियर। अब उसके बाद, अब जब ये सब चीज दे रखी है तो कंबाइंड मीन कैसे निकालोगे, अलग अलग वैल्यूज का आपको पहले से मीन दे रखा है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरी क्लास में 40 स्टूडेंट है, ठीक है, 40 स्टूडेंट में से पहले 10 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो मैंने 10 ले लिया, सेकंड 10 का जो ऑब्जर्वेशन करने के बाद मीन आया वो 20 ले लिया, उसके बाद थर्ड का देखा वो 30 ले लिया, 4 का देखा 40 ले लिया, यानी कि मेरे पास 4 ग्रुप हो गए, 4 ग्रुप की अलग अलग मेरे पास मीन वैल्यू दे रखी है। तो कलेक्टिव फॉर्म में अगर उसका मीन निकालना पड़े तो क्या आएगा, कलेक्टिव का मतलब आपके पास फ्रीक्वेंसी है या नहीं है, हमें टोटल निकालना है, उसका सम निकालना है। और सम के लिए मैंने आपको फ्रीक्वेंसी का पहले से ही मैं दे दिया था। अगर मैं इसी का एग्जांपल, इसी को यहां शॉर्ट बना देता हूं तो वो ये आप देख सकते हैं, n1 क्या है, ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, पहले ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो इतना दे रखा है, दूसरे ऑब्जर्वेशन का मीन इतना दे रखा है, तो मुझे ओवरऑल अगर मीन निकालना पड़े तो क्या होगा, बाय टोटल ऑब्जर्वेशन इनटू गिवन मीन, उनका सम कर दिया और डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन, पहले पार्ट की और दूसरे पार्ट की, दोनों को ऐड कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया, यहां से मेरा क्या आएगा, कंबाइंड या वेटेज मीन आ जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है मोड। मोड का मैं पहले बता चुका हूं, मोड एक ऐसी वैल्यू है जो अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, रिपीटेड वैल्यू या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हैविंग वैल्यू, वो आपका मोड वैल्यू होता है। मान लीजिए मैंने 1 से 50 तक काउंटिंग कर दी, उस 50 तक काउंटिंग में मेरे पास जो 12 नंबर है वो 10 टाइम आया है, बाकी 10 से कम आए हैं तो मेरा मोड क्या होगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि वो 10 टाइम सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ। तो रिपीटिंग वैल्यू जो मैक्सिमम रिपीट होती है वो आपका मोड वैल्यू होती है। ये जो चीजें मैंने बताई ये सारी की सारी अनग्रुप डेटा से रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे ग्रुप डेटा से रिलेटेड। अब ग्रुप डेटा से रिलेटेड अलग फॉर्मेशन है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये एग्जांपल देखते हैं, इस एग्जांपल के बेस पे मैं आपको ग्रुप डेटा से रिलेटेड भाई मीन कैसे निकालना है, मीडियन कैसे निकालना है, मोड कैसे निकालना है, वो सारा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा शॉर्टकट मेथड कैसे अप्लाई करते हैं वो भी इसमें बताएंगे, तो ध्यान से देखिएगा एंड तक। सपोज मैंने कोई छोटा सा एग्जांपल लिया जिसमें देखिए ऊपर लिखा है क्लास इंटरवल, जरूरी नहीं कि आपको स्टेटमेंट में क्लास इंटरवल मिले, यहां पर आपको वो कोई साइज भी लिख सकता है, ठीक है, एज भी लिख सकता है, एज ग्रुप भी लिख सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे सी आई भी लिख सकता है, तो सी आई का मतलब शॉर्ट फॉर्म है क्लास इंटरवल, इसमें क्या 0 to 10, 10 to 20 अप टू 40 to 50। अब 0 to 10 की कैटेगरी में नंबर ऑफ, यहाँ स्टूडेंट भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ आइटम भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, जिसको आप फ्रीक्वेंसी के लिए समझते हो, और जिसका शॉर्टकट क्या एफ आई, 0 to 10 2, 10 to 24 3 1 1 इस तरह से दे दिया। अब इसके बाद जो मुझे ने इसका मीन निकालना है, मीन के लिए क्या क्या प्रोसीजर और करेंगे आपको मैंने फॉर्मूले में बताया था, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो क्या था एफ आई इंटू एक्स आई, तो अब क्या करेंगे एफ आई इंटू एक्स आई, अब एक्स आई तो है ही नहीं आपके पास, तो एक्स आई कैसे निकालेंगे, ये ऊपर मेंशन किया हुआ है हिंट के लिए, मिड वैल्यू ऑफ सी आई, मिड वैल्यू ऑफ सी आई। अब सी आई समझ गए थे क्या था, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू का मतलब 0 to 10। अब जो 0 है ये वाला जो पोर्शन है, लेफ्ट पोर्शन है, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, ये हर एक, ये क्लास है, ये आपकी क्लास है, ये इनको हम क्या बोलते हैं क्लास, हर एक क्लास का जो लेफ्ट में वैल्यू है वो लेफ्ट लिमिट है, लोअर लिमिट है, और राइट में जो वैल्यू है वो अपर लिमिट है, राइट लिमिट है, ठीक है। और इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस वो आपका क्या है, रेंज है,
इनका डिफरेंस क्या है, रेंज। तो अब मैं बात करता हूं एक्स आई की, मिड वैल्यू ऑफ सी आई, यानी कि 0 को और 10 को ऐड किया, कितना हुआ 10, 10 का हाफ कितना हुआ भाई 5, उसके बाद 10 और 20, 30, 30 का हाफ 15। अब अगर ऐसा आप करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसकी ट्रिक क्या है, सबसे बड़ी बात ट्रिक में ये है कि आप इसका ना वर्टिकल गैप देख लो, वर्टिकल डिस्टेंस देख लीजिए, वर्टिकल हाइट देख लीजिए, वर्टिकल रेंज देख लीजिए। तो क्या है 0, 10, 20, 30, 40, यानी कि 10 का गैप है ना। तो ये जो 10 का गैप है यहां पर भी अप्लाई कर दो। अब पहले 5 फिर 10 ऐड कर दिया 15, फिर 10 ऐड करोगे कितना आएगा 25, 35 और 45। इस तरह से आप इसका डिफरेंस इजीली निकाल सकते हो, ना कि बार बार कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना था, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना था। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10 आएगा, इसका 60 आएगा, 75 आएगा, 35 आएगा, 45 आएगा। आ गया। अब मुझे क्या निकालना था, मीन निकालना था। और मीन का फार्मूला क्या कहता है, एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, यानी कि एन का मतलब क्या बताया था मैंने, सिग्मा एफ, सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई का मतलब फ्रीक्वेंसी का सम, ये फ्रीक्वेंसी है, इसका सम करना था। तो यहां से आप इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एफ भी लिख सकते हो और कैपिटल एन भी लिख सकते हो। तो इसका सम कितना आएगा 6, 9 और 11, इनका सम कितना आ गया 11 आ गया। अब उसके बाद इसका सम देखना था, तो इसका क्या है सिग्मा एफ आई एक्स आई, इनको ऐड कर दो भाई, कितना आएगा, आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 225। देखिए 70 हो गया यहाँ पे, 70 के बाद यहाँ पे आ जाओ, ये आपका कितना आ गया 5 हुआ, कैरी 1, 2, 8, 15, 15, 3, 15 और 7 कितना आएगा 22, आपका एडिशन आ गया और ये भी आ गया। सिंपल अब इसको फॉर्मुलेट करना है, फॉर्मूले में जैसे अप्लाई करोगे तो 225 डिवाइडेड बाई 11, यहां से जो कुछ भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका सिंपल मीन, जिसको आप कोई भी मतलब किसी भी फॉर्मूले को शॉर्टकट ना करते हुए कर सकते हैं, अगर कैलकुलेशन थोड़ी है तो। अगर कैलकुलेशन ज्यादा आ जाए उस केस में हम क्या करेंगे, यहां तक क्लियर है। इस क्वेश्चन को अगर मैं शॉर्टकट मेथड से अगर करूं तो कैसे करूं, देखिए आपने सिंपल निकालने के लिए यूज किया था, लेकिन शॉर्टकट में इसका यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे जो एक्स आई है उसकी जगह मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा और छोटा कर दूंगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए का यूज करना पड़ेगा, अज्यूम मीन लेना पड़ेगा। ठीक है, अज्यूम मीन का मतलब है कि मैं ये जो आपका मिनिमम है ये मैक्सिमम है, मिनिमम और मैक्सिमम का ऐड करके हाफ कर देंगे अप्रोक्स, उससे थोड़ा सा लिटिल बिट अप एंड डाउन आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो मिड पॉइंट ही ले। अब मिड पॉइंट भी अगर लेते हैं तो भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप ले सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ए मान लिया 25, यहाँ क्योंकि 5 और 45 कितना 50 हुआ ना, तो 50 का हाफ कितना 25। तो आप इसमें क्या करेंगे, अब डी निकालेंगे। मैं यहाँ इसको इसको रब कर देता हूँ एक बार, या पढ़ा रहने तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अब डी का मतलब डेविएशन, डेविएशन कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए, अज्यूम करके जो हमने मीन लिया था उसको हर एक टर्म में से लेस करेंगे। 5 माइनस 25, इसमें से हर एक में से 25 लेस करेंगे तो आपका डेविएशन आ जाएगा। तो यहां से आएगा -20, -10, 0 +10, 20। क्लियर। अब इसके बाद आपके पास देखो, इससे पहले स्टेप में क्या है, एक्स आई की जगह आपने डी आई लिया है, यानी कि इसी को आपने छोटा किया है। अब इसके साथ क्या हो रहा है एफ, एफ को और आप मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, इसके साथ, एफ आई डी आई।
अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, 2 की इसके साथ करेंगे तो -40, 4 की इसके साथ करेंगे, 3 की 0 के साथ करेंगे, 1 की इसके साथ करेंगे और फिर 1 की इसके साथ करेंगे। अब उसके बाद जो भी इसका सम आएगा, यहां हमने क्या लिखा था सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो यहां पे क्या आएगा समेशन ऑफ एफ आई डी आई। भाई देखो आप पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है जो भी आ रहा है वैसे लिखो, -40 -40 -80, उसमें से 30 चला गया तो -50 बच गया। गॉट इट। अब आपको क्या करना है मीन निकालना है। अब यहाँ पे मीन किसका निकाल रहे हो आप, एक्स का नहीं निकाल रहे, डी का आएगा। तो ऐसे डी आई मीन क्या आएगा सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ दैट इज -50/11, ये आ गया। लेकिन हमारा एक्चुअल में डाटा तो किसमें था एक्स में था, तो वापस इसमें एक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या आएगा, तो देयरफॉर x बार इज इक्वल टू a प्लस डी बार। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू भर दो भाई, x बार इज इक्वल टू एक्स, ए कितना लिया था हमने ये, क्योंकि माइनस में आएगा तो -50/11, इसको आप सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या हुआ 25 माइनस, जब 11 से इसको डिवाइड करो, क्योंकि पहले आपने देखा था 220 को आपने 11 से डिवाइड करना था तो उसमें ज्यादा आपको दिक्कत आ सकती थी। अब इसको और छोटा कर दिया आपने, 50 को ही 11 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा हाँ 44, 6 बच गया, 55, 54 अप्रोक्स ये हो गया। ठीक है, या इसको फिर एक और लिखोगे तो इसको 2 तक रखोगे तो इसको मिनिमाइज करके ये लिख दिया 4.55। अब इसमें से लेस करोगे तो कितना आएगा, तो ये आपका मीन आ जाएगा, अप्रोक्स मीन जिसको आप कहते हैं। गॉट इट। अब इसको मैच करने के लिए आप इसको इससे डिवाइड करो, दिखाई दे रहा चाहिए, तो इसको दिखाई नहीं देगा नीचे, मैं इसको यहां यूज कर लेता हूं इसको 225 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो 2 पे चली, तो यहां से क्या है 5 आ गया, नहीं चलती तो क्या करूंगा भाई, मैं 0 ऐड कर दूंगा, उसके बाद डेसिमल लग गया। ठीक है, 50 हो गया, 4 हो गया, 6, 5 और इस तरह से आपका आ जाएगा। तो आपका लगभग सेम आएगा, वो डिपेंड कर रहा है, कई बार आप 2 पॉइंट तक 2 पॉइंट तक या 3 पॉइंट तक लिख के उसको आप राउंड ऑफ करते हो या नहीं करते हो। तो इस तरह से आप किसी भी गिवन वैल्यू का जबकि ग्रुप में दे रखा तो मीन निकाल सकते हो। सिंपल सिंपल अगर निकालना है तो आपको यहां तक करना है। ठीक है, अगर सिंपल नहीं करना है शॉर्टकट करना है तो ये स्टेप नहीं आएगा, इस स्टेप की बजाय यहां से आगे आएगा। क्लियर है सबको ये। अब इसके बाद हम बात करेंगे मीडियन की। अब मीडियन देखते हैं, मीडियन के लिए क्या है, देखो ये पहले 2 कॉलम आपको मिलेंगे, केवल पहले 2 कॉलम मिलेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो मीन निकालना है या मीडियन निकालना है या मोड निकालना है। ये हमने अभी मीन का किया था तो ये ऐसे कैसे हमने रख दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप मीडियन निकालोगे तो वहां पे आपको थर्ड कॉलम बनाना पड़ेगा, वो बनाना पड़ेगा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। सीएफ का मतलब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको पहले ही बताई थी क्या, कि जो आपकी स्टार्टिंग की वैल्यू है उसको बेस बना के उसमें कमिंग को ऐड करते चले जाओ। जैसे आपकी स्टार्टिंग क्या है, ये 2 मेरा एज इट इज रहेगा, उसके बाद इस एडिशन में यानी कि उससे पहले तो क्या था 0 मान के चलते, तो 0 में 2 ऐड किया 2 आ गया, अब 2 में नीचे 4 ऐड किया तो कितना आ गया 6 आ गया, 6 में फिर नेक्स्ट 3 ऐड किया 9 आ गया, 9 में फिर ये ऐड किया 10 आ गया, फिर ये ऐड किया 11। यानी कि
इसलिए अगर आप क्रॉस चेकिंग करें तो जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो आपका लास्ट टर्म क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का होगा, आप चेक कर सकते हैं। अगर ये अलग अलग मिलते हैं तो आपका ये एडिशन गलत है या ये एडिशन गलत है। तो क्रॉस चेकिंग हो गई, आपके पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आने के बाद, क्योंकि आपने फॉर्मूला याद किया था तो उसमें क्या था, अगर मैं मीडियन निकालना चाहता हूं तो यहाँ पे एम डी लिखेंगे इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू आई और एच। कोई सा भी इसमें हो सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिएगा, एल चाहिएगा। एल का मतलब लोअर लिमिट, लेकिन वो तब आएगा जब आपके पास मिडिल क्लास आएगी। एन बाई टू निकालो पहले आप। तो एन बाई टू क्या है आपके पास, एन मैंने आपको क्या बताया था, ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एन बाई टू। लेकिन उससे पहले जब आप मिडिल निकाल रहे हो तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो एन है वो आपका ओड है या इवन है, ओड है या इवन है। तो वो आप जो ओड और इवन है ये मैं आपको कब बता रहा हूं, जब आपका डेटा अनग्रुप्ड फॉर्म में है। अनग्रुप्ड फॉर्म में है, यहां पर आपका क्या है, ग्रुप में है। तो ऐसी आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, इसमें खाली अपने क्या है सम करना है और उसको हाफ कर देना है, एन बाई टू। एन बाई टू आ गया। अब आप इसको क्या करेंगे, एन बाई टू का मतलब इसको 5.5। अब जो आप सीएफ की बात करते हैं, सीएफ में आप देखिए कि 5.5 कहां पर आता है। आप देखो पहले तो ये हो गया 2 के बाद फिर सीधा कहां पर आ गया, 6 पर आ गया। 2 के बाद कहां पर आ गया, 6 पर आ गया। लेकिन आपका हाफ कहां है, 5.5। तो इसका मतलब वो इसी के अंदर शामिल हुआ ना, 2 में तो हो ही नहीं सकता, 2 से ज्यादा है और 6 से थोड़ा है, कम है। तो इसका मतलब जो आपकी मिडिल जो क्लास आ गई वो ये बन गई। क्लियर ये पॉइंट, या इसमें कोई डाउट है? आप दोबारा देख लें। सबसे पहला काम क्या है, आपके पास 2 कॉलम मिलेंगे, इन दोनों कॉलम के बाद आपको सीएफ चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और वो कैसे बनेगी, पहली टर्म एज इट इज, उसके बाद उसमें नेक्स्ट टर्म को ऐड कर दो, उसके बाद नेक्स्ट को ऐड कर दो, उसके बाद नेक्स्ट को, और लास्ट जो सम आएगा वो आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर आना चाहिए। क्लियर स्टेप। इसके बाद आपको क्या चाहिए, एन का हाफ, यानी कि सम ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है उसका हाफ करना है। और वो हाफ आपने देखा, उसको फिर आप मैच करेंगे कहां पर, सीएफ में कहां पर लाई करता है, किस ग्रुप में लाई करता है। आपने देखा 2 से तो ज्यादा है, लेकिन 5.5 किसके नियर बाई है, 6 के नियर बाई है। इट मींस ये आपकी मीडियन मिडिल क्लास होगी। यहां से क्या आएगा, आपके पास एल आएगा। तो एल आपके पास क्या आ गया, 10 आ गया, क्योंकि इसमें आपका क्या है, लोअर वैल्यू क्या है 10। तो 10 आ गई। आपके पास 2 चीज आ गई, एल भी आ गया, एन बाई टू भी आ गया। सीएफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे हम, और इसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे, उसके बाद आई क्या लेंगे। आई क्या होता है और एच क्या होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ये क्या है, इसका गैप है, वर्टिकल डिफरेंस देख लीजिए। वर्टिकल डिफरेंस का मतलब 0, 10, 20, 30, 10 का गैप है। तो यहाँ पे आप आई भी लिख सकते हैं या इसको एच भी लिख सकते हैं। वो क्या है आपका 10 है। यहां तक सबको क्लियर हो गया। तो इसके बाद आप देखो आई और एच, इनको आर आई भी लिख सकते हो और एच भी लिख सकते हो। वो क्या आ गया आपका 10 आ गया। आपके पास क्या क्या आ गया, अब 2 चीज रहेगी, सीएफ और एफ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बाद में डिस्कस करने के लिए कहा। सीएफ का मतलब क्या है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपने जो सिलेक्ट किया वो था 6, लेकिन ये 6 किसके लिए, 5.5 से ज्यादा के लिए, क्योंकि एग्जैक्ट 5 पॉइंट नहीं है। तो इसलिए वो क्या है, उससे पहले वाले हमें यूज करनी पड़ेगी। यानी ये जो वैल्यू है ये आपकी एज ए सीएफ काम करेगी। क्या काम करेगी, एज ए सीएफ। अब इसके बाद फिर उसके बाद आपका रहता है फ्रीक्वेंसी। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 4। बस ये 2 ऐसे स्टेप हैं जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए दोबारा से देख लीजिए एक बार।
आपको पहला काम क्या था, CF निकालना, आ गया। CF के बाद n/2 करना, वो आपने कर दिया। अब उसके बाद क्या था, CF चेक करना, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो आपने क्लास सिलेक्ट करी है उससे पहली वैल्यू लेंगे आप, ध्यान रखना, उससे पहली वैल्यू लेंगे एज ए CF वैल्यू। तो वो आपकी क्या बनेगी, CF, वो आपकी बनेगी 2। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इस सिलेक्टेड क्लास की फ्रीक्वेंसी है 4। ये सारी वैल्यू आपके पास आ गई। उसके बाद फॉर्मूले में इसको पुट कर दो, तो यहां से m क्या आ जाएगा, लोअर लिमिट आपकी क्या है 10, 10 प्लस n/2 5.5 माइनस CF कितनी आएगी 2 डिवाइडेड बाय f कितनी है 4, I या h कितना है 10। एक और बात का ध्यान रखना, CF हमेशा n/2 से छोटी मिलेगी, बड़ी नहीं मिलेगी, नहीं तो आपका क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएगा। वो कब होगा, अगर आपने अज्यूमिन करके कर रखा है तब नेगेटिव हो सकती है, लेकिन अगर अज्यूमिन नहीं किया तो CF की वैल्यू आपकी n/2 से छोटी मिलेगी। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई कर दो भाई, 10 प्लस या 5.5 में से 2 किया 3.5/4 इंटू 10। क्लियर है ये बात। अब ये यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, यहां से 10 प्लस ये आ जाएगा 18.75, ये आपका आंसर होगा। इज इट क्लियर। दोबारा से देख लीजिए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास के लिए, तो हर बार मिडियन पूछा जाता है, हर बार। तो इसलिए ये बहुत ही इजी है, लेकिन 2 ही 3 स्टेप हैं जो ध्यान देने के लिए। पहला काम CF बनाना, अगर CF बनाना आपको आ गया, फिर आपको ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी। L का है लोअर लिमिट, क्या है लोअर लिमिट, पहले आप इसको हाफ करके उसकी मिडिल क्लास सेलेक्ट करेंगे, तब आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो आपने हाफ कर दिया n/2, n/2 कहां लाई करता है, जहां नियर बाय लाई करता है वो उसको आप सिलेक्ट कर लें, और सिलेक्ट करने के बाद जो आपका L है वो उस क्लास इंटरवल की लोअर वैल्यू है वो लिख दिया आपने। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी होती है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये मेन स्टेप है नोट करने का। नोट इट, नोट दिस पॉइंट कि ये हमें CF हमेशा उससे पहली लेनी है, उसके बाद इसको फॉर्मुलेट कर दो और आंसर। क्लियर हो गया बच्चे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। तो बच्चे, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको इजी लगी हो, कोई डाउट ना हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर दिस वीडियो।